हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 11 का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फिर एम्पिरिकल फार्मूलाज, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, आइसोटोप्स, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोज नंबर और मोलर वॉल्यूम जैसे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो इन तमाम लेक्चर्स को पढ़ने के बाद हम लोग एक कोई भी आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हो, देन हम उसको इजीली उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। वो कैसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट, ठीक है, उनके मैसेज या उनके मोल्स जैसी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है, जो कि है स्टिशियोमेट्री, ठीक है। 1.6 स्टिशियोमेट्री आपका जो है बुक का टॉपिक है। अब सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होती क्या है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ग्रीक वर्ड है स्टिशियोन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एलिमेंट, ठीक। और जो सेकंड टर्म है वो है मैट्री। मैट्री का आपको ऑलरेडी मीनिंग पता होगा, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, पैमाइश, ठीक है। सो आपको स्टिशियोमेट्री के वर्ड का मीनिंग तो पता लग गया। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली इट इज ए ब्रांच ऑफ chemistry which tells us about the quantitative relationships between reactants and products। अब देखें, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, नॉर्मली आप लोग लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स लिखते हैं, और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स राइट करते हैं, ठीक है। कि रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने चेंज होना होता है केमिकली, या जो जिन्होंने केमिकली रिएक्ट करना होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो कि रिएक्टेंट्स के बाद, मतलब इनके रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स को नॉर्मली आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इक्वेशन के, और एरो के जो हेड के बाद मीन्स के राइट साइड पे आप क्या राइट करते हैं? प्रोडक्ट्स राइट करते हैं, नए बनने वाले सब्सटेंसेस राइट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ज़रा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो स्टिशियोमेट्री है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। मिकदार के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बताता है कि किसके दरमियान? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं क्वांटिटी के, अमाउंट के, सो उनको ये ब्रांच जो है वो डिफाइन करती है, उनको एक्सप्लेन करती है ये ब्रांच, ठीक है। अगर डेफिनेशन की नहीं समझ आई तो अभी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी एक इक्वेशन राइट करता हूँ, सिंपल सी एक इक्वेशन है वाटर की फॉर्मेशन की, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब से आंखें खोली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें कि ये केमिकल इक्वेशन मैंने राइट की हुई है। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1.008 या 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन्स हैं? 4 हाइड्रोजन्स हैं। सो इसका मतलब है आपके पास हाइड्रोजन का 4 ग्राम है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो 16 होता है। O2 का मतलब है कि आपके पास 32 ग्राम है, ठीक है। फिर इसी तरह से
एक H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मैस होता है वो कितना होता है 18 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो टोटल 18 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये टोटल मैस 36 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक आप एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स या कंसेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम को पढ़ने के बाद आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में मौजूद एलिमेंट्स के, एटम्स के मैसेज या मॉलिक्यूल के मैसेज या उनके नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। ठीक, टोटल रिएक्टेंट्स का जो मैस हो गया वो कितना हो गया 36 ग्राम, 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, टोटल 36 ग्राम। इसी तरह से प्रोडक्ट की तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी 36 ग्राम है। ठीक है, सो इस तरह से आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख लिया, अमाउंट का रिलेशनशिप देख लिया। ठीक है, ये तो था इन टर्म्स ऑफ मैस। इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के यहाँ पर देखें आप 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। ठीक, और इसी तरह से ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। सो ऑक्सीजन का कितना मोल है 1 मोल ऑक्सीजन है। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 मोल्स किस चीज़ के बना रहे हैं, वाटर के बना रहे हैं। तो इस तरह से इक्वेशन को अंदर आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख लिया। ठीक है, अब जब भी हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, मींस के अमाउंट के साथ खेल रहे होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो लॉज कौन कौन से हैं, वो 2 लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, आपकी ईजीनेस के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसको कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मैस को ना ही आप पैदा कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ते आप आ रहे हैं। ठीक है, कि इसी तरह से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। ठीक है, कि एनर्जी को आप ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह के मैसेज आप, इस तरह के लॉज आपने जो है वो पढ़े हैं छोटी क्लासेस में भी। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मैस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में समझाया कि अभी आपके पास देखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है टोटल जो रिएक्टेंट्स का मैस हो गया वो कितना हो गया 36 ग्राम हो गया। ठीक, अब प्रोडक्ट में भी आप देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, प्रोडक्ट में भी आप देख रहे हैं कि जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का मैस है वो 36 ग्राम है, रिएक्टेंट्स भी टोटल 36 ग्राम है और प्रोडक्ट भी टोटल 36 ग्राम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा मैस ज़ाया नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से फिर जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लेते हैं हम कि एक केमिकल कंपाउंड will always have same amount of each element by weight no matter what the amount is or source।
ठीक है। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव सेम अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट, कि कोई भी कंपाउंड है उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनका हमेशा वेट क्या होगा, सेम होगा। नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज और सोर्स, अब उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि किसी भी कंपाउंड की आपके पास कितने अमाउंट है या वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हासिल हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, इसी की वाटर की ही अगर हम एग्जांपल ले लें, H2O होता है इसका फार्मूला वाटर का। ठीक है, अब आप देखें कि एक ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर आपको एक एटम ऑक्सीजन का नज़र आ रहा है और 2 एटम्स हाइड्रोजन के नज़र आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है या 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 से दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशो 8:1 हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास 10 लीटर पानी है या 50 लीटर पानी है, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा उस पानी का जो फार्मूला होगा वो H2O होगा और उस फार्मूले के अंदर जो कंपोजिशन होगी वाटर की वो 8:1 की होगी। ठीक है, मीन्स के 8 हिस्से ऑक्सीजन और 1 हिस्सा हाइड्रोजन होगा उसमें। सही है। फिर दूसरी चीज़ सोर्स, उसका सोर्स क्या है। अब आप पानी है, आप नहर से ले रहे हैं, नल से ले रहे हैं, समंदर से ले रहे हैं, दरिया से ले रहे हैं, उससे भी इस कंपोजिशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जहाँ जिस सोर्स का भी वाटर होगा उसमें हमेशा जो कंपोजिशन होगी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो 8:1 की होगी। होपफुली अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब भी हम कोई एक केमिकल इक्वेशन राइट कर रहे होते हैं देन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब उस केमिकल इक्वेशन की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि दे डू नॉट टेल अस अबाउट कंडीशंस। एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने राइट हुई हुई है, ठीक है, सो आपको वो केमिकल इक्वेशन कंडीशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। मैं कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, या प्रेशर या कैटलिस्ट। सो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती जब तक आपको ऑलरेडी पता ना हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास एक इक्वेशन थी जो कि हमने पढ़ी हुई है हैबर प्रोसेस की, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की। सो इसमें आप देखते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, 200 ATM प्रेशर चाहिए होता है और Fe आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर नॉर्मली कोई भी इक्वेशन राइट हुई हुई है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं देन वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती। और क्या लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की, दे डू नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। एक इक्वेशन को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का या अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट क्या है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको किसी भी जनरल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वो वाली इक्वेशन आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, और फिर क्या लिमिटेशन है वो ये है कि these equations can be written to describe a chemical change that does not occur।
अब इसका क्या मतलब है, अब आपके सामने जैसे देखें हैं, ये मैं एक इक्वेशन राइट करता हूं, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन राइट की, इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने एक बैलेंस्ड इक्वेशन राइट की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो सोडियम फ्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। बज़ाहिर इक्वेशन को देख के तो आपको यही नज़र आ रहा है, ठीक है, ये के केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, बट ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ही नहीं करता, ये रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है। सो इस थर्ड पॉइंट का ये मतलब है कि इक्वेशन आप लिख तो देते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को के अंदर होने वाले चेंज को, बट वो एग्जैक्टली अकर नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये तो थी लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन जब भी आप राइट कर रहे होते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, किस चीज़ की कंडीशंस हैं, when stoichiometry calculations are occurred, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं किस चीज़ की, कि जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हों, के मीन्स के आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ उनके अमाउंट के साथ खेल रहे हों, देन आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है। पहली चीज़, ऑल द रिएक्टेंट्स आर completely converted into products। तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या बनाने चाहिए, प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक, कि मैं यही चाहूँगा कि मैंने जितने रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, मेरे रिएक्टेंट्स ज़ाया ना हों, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि नो साइड रिएक्शन अकर, के साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बनाने थे उनके अलावा कोई और चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपके रिएक्टेंट जो हैं वो ज़ाया होंगे और आपको प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे, ठीक है। सो ये तो थी लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन और कंडीशंस जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आप जब कर रहे होते हैं देन आपको कुछ रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए। अब वो रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वो रिलेशनशिप्स आपको पता होंगे, देन आप फिर क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है, मैस रिलेशनशिप, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मैसेज आपको उनसे खेलना आना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, या अगर आपको मैस रिएक्टेंट्स के दे दिए जाएं तो आपको प्रोडक्ट्स के मैसेज कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। या आपको प्रोडक्ट्स के मैसेज दे दिए जाएं तो रिएक्टेंट का मैस कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड रिलेशनशिप है वो कौन सा है, मैस वॉल्यूम या वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कि अगर आपको रिएक्टेंट्स का मैस दे दिया जाए और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो देन आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। क्योंकि हम मोलर वॉल्यूम लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको मैस पता है रिएक्टेंट का और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपने प्रोडक्ट्स का, देन आप इस रिलेशन से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है और आपको प्रोडक्ट्स के मैस कैलकुलेट करने हैं, सो आप कर सकते हैं अगर आपको मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप का पता होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो थर्ड रिलेशनशिप है वो कौन सा है,
मैस और मोल रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं, हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, कि अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज प्रोवाइड कर दिए जाएं, आप प्रोडक्ट्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको रिएक्टेंट्स के मोल प्रोवाइड कर दिए जाएं, आप प्रोडक्ट्स के मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट का मैस प्रोवाइड कर दिया जाए, आप रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको प्रोडक्ट का मोल प्रोवाइड कर दिए जाएं तो आप रिएक्टेंट्स के मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन रिलेशनशिप्स की मदद आपने लेनी है जब भी हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, इन रिलेशनशिप्स का आपको ख्याल रखना है, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो स्टिशियोमेट्री का टॉपिक तो हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टिशियोमेट्री होती क्या है, और हमने बड़ा डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।